Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Students, I am your SS teacher. Today we discuss chapter 6, our past. ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 7 है बेटा और न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 6 आवर पास्ट हिस्ट्री, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। अगर आप इसके चैप्टर को रीड दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप जो लेसन की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ उसको दोबारा रीड कर सकते हैं और लेसन को समझ सकते हैं। टुडे वी डिस्कस या एक्सप्लेनेशन इन हिंदी क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। वट काइंड ऑफ क्लोथ्स हैड ए लार्ज मार्केट इन यूरोप। किस प्रकार के कपड़ों की जो मार्केट थी यूरोप में वो ज़्यादा थी, ज़्यादा बड़ी मार्केट थी। तो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, जो सूती कपड़े थे और सिल्क के जो कपड़े थे, हैड ए लार्ज ह्यूज मार्केट इन यूरोप, वो एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी थी। इंडियन टेक्सटाइल्स वर बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलर, जो भारतीय सूती कपड़ा था वो बहुत ही फेमस था, वहाँ पर पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी, अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए, एंड एग्जीक्यूसाइट क्राफ्टमैनशिप, उसके अंदर जो कलाकारी की जाती है कपड़े पर, जो कलाकारी या जो उसके चित्रकारी की जाती थी या डिजाइन जो बनाया जाता था वो अच्छी होती थी। यानी कि एक तो कपड़ा अच्छा होता था, दूसरा उसके ऊपर जो डिजाइन होता था वो अच्छा होता था। डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, अलग अलग जो हमारी सूती कपड़े की वेराइटी थी अलग अलग थी। वर सोल्ड इन द वेस्टर्न मार्केट, जो पश्चिमी मार्केट थी वहाँ पर बेची जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सीड्स, कशास, खासा जिसको बोल सकते हैं, बंडाना, जामदानी। 1680 से देर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर द प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। 1680 के बाद जो क्रेज था वो किस प्रकार के कपड़े का ज़्यादा हुआ था? जो प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था, सूती कपड़ा था, प्रिंटेड, छपाई वाला, इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अदर कंट्री के अंदर, मेनली फॉर देयर एक्सरसाइज फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल यानी फ्लावर का जो डिजाइन था वो ज़्यादा पसंद किया जाता था। फाइन टेक्सचर्स एंड रिलेटिव चीपनेस, एक तो जो डिजाइन होते थे वो अच्छे होते थे और जो टेक्सचर होता था कपड़े का वो अच्छा होता था, और दूसरा की जो चीपनेस यानी कि वो सस्ती मिलती थी। इस प्रकार से यूरोप की मार्केट के अंदर हमारे भारतीय कपड़े की ज़्यादा डिमांड थी। नेक्स्ट है जामदानी। व्हाट इज जामदानी? जामदानी इज ए फाइन मसलिन, एक अच्छा मसलिन जो कपड़ा होता है वो था, विच डेकोरेटिव मोटिव आर वोन ऑन द लूम्स, यानी कि जहाँ हथकरघे में इनको बनाया जाता था, उनको डेकोरेटिव किया जाता था, सजाया जाता था मोती लगाकर। टिपिकली ग्रे एंड वाइट, यानी कि ग्रे कलर्स या वाइट कलर का आपस में जो डिजाइन तैयार किया जाता था। ओपन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन, जिसमें कॉटन का भी मिक्सचर किया जाता मसलिन के साथ। एंड गोल्ड थ्रेड इज यूज, जिसमें सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए जामदानी फेमस थी, अच्छी थी, ज्यादा पसंद की जाती थी। नेक्स्ट व्हाट इज बंडाना? बंडाना क्या, जिसको सिर पर बांधना जिसको बोलते हैं, हिंदी का बांधना वर्ड से आया है ये। बंडाना रेफर द ब्राइटली कलर्ड, यानी कि चमकीला, कलरफुल प्रिंटेड स्कार्फ, यानी कि एक स्कार्फ की तरह है। फॉर द नेक, गले के लिए जो टाई जैसे होते हैं या पहले बांधा जाता था। हेड प्रोड्यूस्ड, या सिर पर बांधे जाने वाला। थ्रो ए मेथड टाइंग और डाइंग, यानी कई बार जैसे हमारे यहाँ पगड़ी बांध देते हैं उस तरह का भी बंडाना बोल सकते हैं, या टाई की तरह गले में भी बांधा जा सकता है, इसको बोलते हैं बंडाना। नेक्स्ट है हु आर द आग्रिया। आग्रियाज कौन थे? आग्रियाज आर एन इंडियन कम्युनिटीज ऑफ आयरन स्मेल्टर, जो लोहा पिघलाने वालों का एक समुदाय के नाम को क्या माना जाता था? आग्रिया बोला जाता था। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो द वर्ड छींट से कम फ्रॉम द वर्ड, जो छींट वर्ड है कहाँ से आया है? छींट, जो इंडियन वर्ड है छींट। टीपू जो स्वॉर्ड थी, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, किस प्रकार के स्टील से बनी हुई थी? वुड स्टील से। एंड इंडियन टेक्सटाइल, जो भारत की जो सूती कपड़ा थे, एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जो हम दूसरे देशों को भेजते थे वो कम हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में। क्यों कम हुआ था? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल थी, मिल थी, वो ज़्यादा लग चुकी थी, इसलिए हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था उसकी वैल्यू या डिमांड कम हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल अस टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। कई जो यहाँ पर अलग अलग इंडिया के जो सूती कपड़े हैं उनको उसके नाम से अलग अलग इतिहास कैसे बना हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं, वहन पोर्तुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, जो पहला पुर्तगाली यहाँ पर पहली बार आए थे भारत के अंदर, किसके सर्च में? स्पाइसेस, मसालों की सर्च में। दे लैंडेड इन द
कालीकट है बेटा, ये कालीकट है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ। ऑन द केरला कोस्ट, किसके कोस्ट पर? केरला के कोस्ट, यानी कि जो केरल का तट है वहां पर आए थे कालीकट के अंदर। तो ये ठीक कर लेना, यहाँ कालीकट है। तो केरला के कोस्ट का पर वहाँ साउथ वेस्ट इंडिया, हमारे जो दक्षिणी पश्चिमी भारत है, वहाँ केरला के किनारे पर कालीकट एक जगह है, वहां पर ये आए थे पहली बार जो पुर्तगाली थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टूक बैक टू यूरोप, और यहाँ से जो सूती कपड़ा लेके गए थे वापिस यूरोप में लेके गए थे, अलोंग विद द स्पाइस, मसालों के साथ साथ, केम टू कॉल्ड कैलिको, उसको नाम ही क्या रख दिया? क्योंकि हम ये कालीकट से लेके आए हैं तो उसका नाम ही कैलिको रख दिया। तो ड्राइव फ्रॉम कालीकट, तो ये कालीकट है बेटा, बार बार यही लिख रखा है, CAT है। Subsequently, Calico become द जर्नल नेम ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल। इस प्रकार से जो कॉटन के कपड़ा था, सूती कपड़ा था, उसको कैलिको के नाम से ही जानेगा, क्योंकि वो कैलिकट से लेकर गया था, इसके उसका नाम भी क्या रख दिया? कैलिको। छींट जो वर्ड है वो हिंदी का वर्ड है सींट। एक क्लोथ विथ स्मॉल, एक कपड़े में छोटे और कलरफुल फ्लावरी, छोटे छोटे फूलों का डिजाइन बना जाता है, उसको बोलते हैं सीट। वंडाना नाउ रेफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड, यानी कि चमकीले रंग से बना हुआ कोई भी प्रिंटेड स्कार्फ, नेक या हेड, जो हम अभी समझ चुके हैं इसके बारे में। वर्ड बांधना, हिंदी फॉर टाइम, जैसे बांधने वर्ड से ही इसको लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा, Why did the wool and silk producers in England protest against the import of Indian textile? जो इंडिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर क्यों प्रोटेस्ट किया गया, विरोध किया गया कि इंडियन टेक्सटाइल, बाहर से जो सूती कपड़ा इंपोर्ट किया जाता था, मंगाया जाता था, कहाँ? इंग्लैंड में। तो वहाँ के जो वूल और सिल्क प्रोड्यूसर थे, इंग्लैंड के वूल और सिल्क प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि वो इंडियन टेक्सटाइल को रोक दें, वहाँ जो मंगा रहे हैं उसकी जो डिमांड है उसको रोक दें, भारत से मंगाना बंद कर दें। तो क्यों कर दिया था इसको हम समझते हैं। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, जो वहाँ के मिल लगाने वाले थे, फैक्ट्री लगाने वाले थे ब्रिटेन के, वो चिंतित थे। किससे? इंडियन के जो टेक्सटाइल्स, भारत का जो सूती कपड़ा था उसकी पॉपुलरिटी से, क्योंकि भारत का सूती कपड़ा इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के कंट्री के अंदर बहुत ही पॉपुलर था, प्रसिद्ध था, फेमस था। द वूल एंड सिल्क, यहाँ की ऊन और जो रेशमी कपड़ा था, इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। वीगन प्रोटेस्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, बाहर से आने वाले सूती कपड़े के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ। एट द टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, उसी समय, कब? 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडस्ट्री, सूती कपड़े की इंडस्ट्री वहां लगानी शुरू की गई थी इंग्लैंड के अंदर। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, क्योंकि वहां का जो कपड़ा था वो भारत के कपड़े से कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड ए सिक्योर मार्केट, जो ब्रिटिश उत्पादन करने वाले थे, जिन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, वो क्या चाहते थे? एक सिक्योर मार्केट चाहते थे विद इन द कंट्री, अपने ही देश के अंदर चाहते थे कि उनका सामान, बना हुआ सामान, फैक्ट्री के अंदर बना हुआ सामान उन्हीं के देश की मार्केट में बिके। प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कब बिकेगा? जब वो भारत से आने वाले सूती कपड़े पर रोक लगा देंगे। तो ये था अंग्रेजी की सरकार का प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन, कि जो फैक्ट्री लगाने वाले थे उन्होंने वहां की सरकार को ही विरोध किया कि भारत से आने वाले कपड़े को रोका जा सके। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो जो कॉटन इंडस्ट्री थी ब्रिटेन के अंदर, सूती कपड़ा उद्योग थे, लग रहे थे, उनके डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा? भारत के प्रोड्यूसर, जो उत्पादक थे, सूती कपड़े के उत्पादक थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा? इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, सूती कपड़े की जो इंडस्ट्री थी ब्रिटेन के अंदर, उसका भारत के टेक्सटाइल्स प्रोड्यूसर पर क्या प्रभाव पड़ा? कंपटीशन। पहली बात तो कंपटीशन, पहले सिर्फ भारत का बना हुआ कपड़ा वहाँ मार्केट में फेमस था, ज्यादा डिमांड थी, अब उसको कंपटीशन करना पड़ा। किससे? इंडिया की, ब्रिटेन के अंदर जो फैक्ट्री लगाई गई थी, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई थी, उसके बने हुए कपड़े के साथ भारतीय कपड़े का कंपटीशन था। इंडियन टेक्सटाइल है टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो यूरोप की जो मार्केट थी और अमेरिका की जो मार्केट थी, तो भारत के कपड़े के साथ कंपटीशन था। हाई ड्यूटीज, यानी कि ज्यादा ऊंचे टैक्स लगाए गए थे। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकेम इंक्रीजली, इंग्लैंड के अंदर भारत का जो कपड़ा जाता था उस पर पहले टैक्स कम होता था, लेकिन जैसे ही वहां
फैक्ट्री लगाई गई कपड़े की, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भारत के कपड़े पर क्या लगा दिया, जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ड्यू टू द वेरी हाई, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन, ताकि भारत से आने वाले कपड़े को रोका जा सके, ब्रिटेन में आने से रोका जा सके। थस इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। इस प्रकार हमारा भारतीय जो सूती कपड़ा था वो उसमें धीरे धीरे इंग्लैंड जाने में कमी आई। थाउजेंड ऑफ इंडियन वीवर्स, हजारों जो भारत के बुनकर थे और स्पिनर थे, धागा बनाने वाले थे, लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, अपनी जीविका चलाने का जो कार्य था वो भी वो खो चुके थे, यानी कि जहां से उनको पैसे की अर्निंग होती थी, मनी अर्निंग होती थी, वो साधन उनसे छीन चुके थे। नेक्स्ट है व्हाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, भारत के अंदर जो लोहा पिघलाने की इंडस्ट्री थी, डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इसमें कमी क्यों आई, क्यों यह खत्म होने लगी। इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी, कुछ रीजन थे, कैसे। फॉरेस्ट लॉज, सबसे पहला वनों से रिलेटेड कानून बना दिए गए थे, इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस, जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा कुछ वन कानून बनाए गए, लागू किए गए। प्रिवेंटेड द फ्री मूवमेंट्स, जो फ्री घूमते थे जंगलों के अंदर यहाँ के लोग, उनको रोका जाए, ताकि रोका जाए। पीपल इन रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ ऐसे फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए गए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। चारकोल एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो जो चारकोल था वो लोहा पिघलाने वालों के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट था, कुड देयरफॉर नॉट बी ऑब्टेन्ड इजीली, जो आसानी से अब भारत के लोगों को नहीं मिल पा रहा था। ये 2-3 रीजन थे, पहला तो फॉरेस्ट लॉ, सेकंड चारकोल नहीं मिलना आसानी से, थर्ड व्हेन इन द सम एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ काफी जो सरकार के कुछ एरिया को, जंगली एरिया को ग्रांट देनी पड़ती थी। द आयरन स्मेल्टर वर इन रिटर्न रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई अमाउंट्स, और जो आयरन स्मेल्टर थे उनके द्वारा भी ज्यादा मात्रा में पे करना पड़ता था, हाई अमाउंट, ज्यादा पैसे देने पड़ते थे एज ए टैक्स के रूप में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड, यानी कि फर्नेस होती है भटिया, जो भटिया लगाते थे लोहे को पिघलाने के लिए, तो उनके लिए किसकी जरूरत होती थी, लकड़ियों की जरूरत होती थी। अब लकड़ियां नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए थे, तो इसलिए उनको दे रिड्यूस देम इनकम, इस प्रकार से जो लोहा पिघलाने वाले लोग थे उनकी जो इनकम थी वो कम होती चली गई थी। इस प्रकार जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री लगाए हुए थे वो 19th सेंचुरी में धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, किसके कारण, अंग्रेजों के नए नए कानूनों के कारण। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं, What problem did the Indian textile industry face in the early year of development? भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, सूती कपड़े की जो इंडस्ट्री लगाई गई थी, शुरू के सालों में, आरंभिक के जो साल थे जब ये बनाई गई, तो इनके विकास के शुरू के सालों में कैसे क्या प्रॉब्लम आई थी। फर्स्ट, कॉटन इंडस्ट्री इनकी जो इफेक्टिव थी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, सेवरल वेज, कई तरीकों से प्रभावित हुए थे। इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट है विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन अमेरिकन मार्केट। भारत की जो सूती कपड़ा था उसको अब कंपीट करना पड़ता था, कंपटीशन करना पड़ता था, किसके कपड़े से, यूरोप के और अमेरिकी की मार्केट के अंदर यूरोपियन कपड़े, जो ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्री लगी थी वहाँ के बने हुए ब्रिटिश टेक्सटाइल, ब्रिटिश के कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट, यानी कि जो कपड़ा हम यहाँ से ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे, वो भी अब मुश्किल हो रहा था भेजना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए थे, हाई ड्यूटीज लगा दी गई थी। इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, ये लाइन पहले भी आ चुकी है कि भारत से आने वाले कपड़े को रोकने के लिए ज़्यादा टैक्स कर दिए थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल, इंग्लैंड के अंदर सूती कपड़े की जो उद्योग थे, फैक्ट्री थी, वो लगाई गई थी। इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, तो इसलिए जो भारत की वस्तुएं थी वो उनकी जो पुरानी परंपरागत मार्केट थी अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के अंदर जाती थी। थाउजेंड ऑफ वीवर इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि जो भारत के बुनकर थे, कपड़ा बनाने वाले थे, अब वो बेरोजगार हो चुके थे, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री लग चुकी थी। तो ये था कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने कुछ प्रॉब्लम थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिस्को टाटा जो हमारी कंपनी लगाई गई थी स्टील की, तो स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हमारी जो टिस्को कंपनी लगाई थी उसको कैसे जो डेवलपमेंट था वो हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट डिमांड ऑफ वार इन यूरोप। तो अब जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री थी वहां पर ज्यादा काम नहीं किया जा रहा था, इसलिए ज्यादा स्टील से बने हुए चीजों को मंगवाया जा रहा था क्योंकि यूरोप के युद्धों में उसकी ज्यादा जरूरत थी। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली। इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल। तो यहाँ की जो ब्रिटिश स्टील था, वहां बनने वाले जो लोहे का सामान था, ड्रामेटिक रूप से वहाँ कमी आती जा रही थी क्योंकि जो इंडिया का रेलवे था, जो रेलवे से रिलेटेड सामान था, जैसे रेल थी जो ट्रैक बनाने के लिए, वो अब टिस्को से सप्लाई किया जाता था। तो इस प्रकार जो डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उसमें किया गया था, प्रोडक्शन किया गया था। ये था हमारा चैप्टर 6। नेक्स्ट ये एक सेंटेंस और बचा हुआ है, एज द वार ड्रैग्ड फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा 1914 से 18 तक। तो टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स। तो टिस्को जो कंपनी थी उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता था, सेल्स एंड कैरीज व्हील फॉर द वार। जो गाड़ियों के पहिए होते थे और जो गाड़ियों के डिब्बे होते थे वो बनाए जाते थे ताकि युद्ध से रिलेटेड जो सामान है वहां भेजा जा सके। तो ये था टिस्को कंपनी का प्रोडक्शन कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, थैंक यू।